Hi guys, welcome to my channel. I am Akanksha, your chemistry educator in NEET UG category. Resources की लिस्ट में NCERT is on the top of the list. NCERT का syllabus, NCERT का content, NCERT का each and every line is of very high value. अगर आप NEET और JEE जैसे competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं, in fact अगर आप class 12th के boards exam के लिए भी prepare करने वाले हैं, तो भी आप जानते हैं that NCERT is the ultimate book. आपको कहा जाता है कि अगर आप इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन शुड बी ऑन योर टिप्स। और अभी हम जानते हैं रिसेंटली एनसीईआरटी के कंटेंट को, एनसीईआरटी के सिलेबस को रेशनलाइज किया गया है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। एट द सेम टाइम कुछ चैप्टर्स में से कुछ सब टॉपिक्स को भी ऑमिट आउट किया गया है। उसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे नीट एग्जाम पर, मैं जानती हूं आप ऐसे अभी तक शायद बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, बट इन दिस वीडियो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी सेक्शन वाइज फॉर केमिस्ट्री। यानी कि अगर वाकई इन चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इन दी नीट एग्जाम तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। यानी कि यहां पर इस वीडियो में आपको डिटेल्ड सेक्शन वाइज एनालिसिस मिलने वाला है, यानी रेशनलाइज के साथ क्या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा अप्रोच रहता है या फिर जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या वहां पर कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं जानती हूं कि हमारे नीट 24 एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि यार एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम आज से अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सिलेबस में से अभी एग्जैक्टली हमें क्या कवर करना है। सो आई विल मेक श्योर कि आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है थ्रू दिस वीडियो। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, सो दैट ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस नहीं कर रहे हैं। और इसी सेशन का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने टेलीग्राम पर, तो मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद इतना मैं आपको जरूर कह सकती हूँ कि यार इस टॉपिक पर केमिस्ट्री रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग क्लास 11th में आपका सिलेबस क्या रहने जा रहा है। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो यार, फिजिकल केमिस्ट्री के एज सच किसी भी यूनिट को रिमूव नहीं किया गया है एक्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर यहां से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, सिंपली बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेंसिबल भी नहीं है किसी भी चैप्टर को रैंडमली हटा देना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट उससे प्रीवियस चैप्टर में कवर हो जाता है एंड हेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रैंडमली किसी चैप्टर को हटाया भी नहीं जा सकता, और बिल्कुल वैसा किया गया है। क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एज इट इज इंटैक्ट है, यानी कि आपको सब कुछ कवर करना है। और अगर हम ध्यान से इसका एनालिसिस करते हैं, क्लास 12th का भी हम डिस्कशन करेंगे, तो ऑल इन ऑल एक बहुत क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एज इट इज है, यानी कि वहां से कोई यूनिट को हटाया नहीं गया। मैक्सिमम जो यूनिट्स आपके रिमूव किए गए हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री से है। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट को कंप्लीटली रिमूव किया गया है अलोंग विद सरफेस केमिस्ट्री। एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बहुत सारे जो बिल्कुल प्लेन रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स होते हैं उनको पूरी तरह हटा दिया गया है। सबसे पहले रिमूव किया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर को फिजिकल केमिस्ट्री से, जो क्लास 11th का टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर एक ऐसा चैप्टर है जिसका कंटेंट काफी हद तक ओवरलैप करता है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में एग्जैक्टली जो सेम आप यहाँ पर पढ़ते हो यार कंटेंट, बीट दी गैस लॉज या फिर आइडियल गैस इक्वेशन या फिर काइनेटिक गैस थ्योरी, सब कुछ एज इट इज आप कवर कर रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में इन फिजिक्स। लेकिन क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आता है विच इज थर्मोडायनेमिक्स, और उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल आपको आइडियल गैस इक्वेशन जरूर आना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आपको गैस लॉज नहीं आते हैं। इसका मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर को भले ही हटा दिया गया है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को प्रॉपर्ली पढ़ने के लिए यहां से कुछ टॉपिक्स टीचर्स आपको जरूर पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो गैस लॉज है या फिर आपका आइडियल गैस इक्वेशन
कंटिन्यूएशन है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत रेलेवेंट था थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। सिर्फ ऐसे कुछ कुछ सब टॉपिक्स यहां से थर्मोडायनेमिक्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कवर किए जा सकते हैं अगर एक्चुअली इस सिलेबस को फॉलो किया जाता है और वाकई नीट एग्जाम में इस यूनिट को रिमूव करा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूं दैट दिस इज दी वन एंड ओनली यूनिट जिसको सिलेबस से हटाया गया है और ये किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड था। अदरवाइज जितने भी चैप्टर्स को केमिस्ट्री में रिमूव किया गया है उनमें से कोई भी फाउंडेशन यूनिट नहीं है, यानी कि जिन चैप्टर्स को रिमूव किया गया है फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए उन चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, बिल्कुल रट्टाफिकेशन, प्लेन फैक्ट्स आते हैं आपके पास यहाँ पर, और यार पी ब्लॉक। हाउएवर ये पी ब्लॉक क्लास 11th का यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसमें बोरान एंड कार्बन फैमिली आपका कवर हो जाता है, और इसी के साथ क्लास 12 से भी पूरा पी ब्लॉक हटा दिया गया। बट पी ब्लॉक इज वन यूनिट जो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज यूनिट बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है यार, इतने सारे ग्रुप है। आप सोचिए ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पूरा आप यहीं पर कवर करते हैं, तो दैट मींस कि ये चैप्टर खुद में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हाउएवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है जिसके बिना आप बाकी चीजों को नहीं समझ सकते। तो एक सेपरेट यूनिट था, बहुत बड़ा यूनिट था, मतलब कि एक बारी हमारे एस्पिरेंट्स का पी ब्लॉक अगर कवर हो जाता है तो इट इज सच अ बिग साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि यार इस चैप्टर में इनपुट बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इस चैप्टर पर हाँ एक अच्छी बात इस चैप्टर की है कि यार यहां से आने वाले क्वेश्चन को आप शॉर्ट करेक्ट आंसर कर सकते हैं, यानी कि वैसे भी यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए जो आंसर है वही होगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, कोई लॉजिक खास होता नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्लेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने होता है, वो भी एनसीईआरटी के लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो वहां पर क्वेश्चन को एफिशिएंटली करेक्टली आंसर करने के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसीलिए अभी तक स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते थे जो शायद उतने अच्छे नहीं है कैलकुलेशन में, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जिनके इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं वो ऐसा प्लेन कॉन्सेप्ट बेसिस पर यहां से ऐसे यूनिट से आसानी से मार्क्स ले लेते थे। पर अभी अगर इनको रिमूव किया जाता है तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए सभी चैप्टर्स जो रिमूव किए गए हैं वो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप बायोलॉजी में भी पढ़ रहे थे विद द नेम ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, और यहां पर भी ये सेम यूनिट आपका आता है। हाउएवर केमिस्ट्री से इसका कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट देन इट वाज एन इजी यूनिट जहां से आसानी से मार्क्स लिए जा सकते थे, क्योंकि यार यहां से हर साल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हेंस ऐसे टॉपिक से स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जहां पर हम जानते हैं कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाला है। फिर बढ़ते हैं क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में ये आपके यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक। आप देखिए पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री को हटा दिया गया है, एच ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों को सिलेबस से हटा दिया गया है, बट देन डी एंड एफ ब्लॉक यहां पर इंक्लूडेड है। वो इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, बहुत सारे फंडामेंटल्स एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पर आपकी कवर हो जाती हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एप्लीकेशन होता है डी ब्लॉक के ही कंपाउंड्स का, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको पूरा डी ब्लॉक आता है। तो ऑब्वियसली यार डी एंड एफ ब्लॉक को सिलेबस से हटाया नहीं गया है, हाउएवर बाकी का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री हैज बीन रिमूव्ड। फिर उसके बाद हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं भी टच नहीं किया गया, व्हिच कंप्लीटली मेक्स सेंस, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज दूसरे से लिंक्ड होती है, तो यहाँ पर रैंडमली ऐसे किसी भी यूनिट को हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, तो सबसे पहले आपके पास आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री से वैसा चैप्टर है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है, लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर था, पर यार एक बार ही पूरा चैप्टर कवर हो जाए तो यहां से आने वाला क्वेश्चन इजी ही होता है, उसको करेक्टली आंसर करना बहुत आसान बन जाता है। यानी कि चैप्टर को एक बार ही पूरा कवर कर लिया जाए, उसके बाद यहां से पूछा जाने वाले क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाना वाज क्वाइट इजी। एट द सेम टाइम सरफेस केमिस्ट्री बहुत हाई वेटेज यूनिट तो नहीं था, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा था, इतना ज्यादा कंटेंट है चैप्टर में कि यार ऐसा नहीं है कि इसको 2 आवर्स 3 आवर्स में फिनिश किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि
टॉपिक्स के बाद उतने सारे सब टॉपिक्स ये चैप्टर में और सबको समझना पड़ता है, क्योंकि यार इतना ज्यादा लर्न या रट्टाफिकेशन कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया। एट द सेम टाइम मेटलर्जी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यार प्लेन रट्टाफिकेशन है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, ये वाला मेथड वो वाला मेथड, कैसे आप किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है। ये वैसा यूनिट था जहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट है और आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ऑल एंड ऑल ये भी बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की तरह ही रट्टाफिकेशन वाला यूनिट माना जा सकता है। फिर इसके बाद पी ब्लॉक का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, और फिर हमारे पास आता है पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो दो चैप्टर्स आपके आते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार ये वाले यूनिट्स ना बहुत ही अच्छे स्कोरिंग यूनिट्स थे, क्योंकि यहां से कैसा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो काफी हद तक ऑब्वियस रहता है। जैसे पॉलीमर्स में मोनोमेरिक यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पॉलीमर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते हैं। और यहाँ पर ये कुछ वैसे चैप्टर्स बनते हैं जिनको लास्ट के अगर कुछ दिन में पढ़ लिया जाए तो आप आसानी से 20 to 30 मार्क्स तक अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न बहुत हद तक सिमिलर ही होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। अगर थोड़ी चीजों को ध्यान रख लिया जाए तो उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से आंसर किया जा सकता था। तो यार यहाँ तक हमने समझा कि आपका न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है और कौन से चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है। अभी द बिग क्वेश्चन इज कि जो हमारे नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं उनका अभी अप्रोच क्या होना चाहिए, उनको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि मैम आज अगर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है और किनको हम अभी स्किप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, स्पेशली अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो बीइंग अ केमिस्ट्री एजुकेटर मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि यहाँ पर जिन चैप्टर्स को रिमूव किया गया है उनमें से एक भी चैप्टर फाउंडेशन यूनिट नहीं है, यानी कि आपको एक भी चैप्टर एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे चैप्टर को कवर करने के लिए या फिर अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में से चैप्टर्स को हटाया गया है सबसे पहले आपको उन्हीं को कवर करना चाहिए। अभी तक हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर्स हुआ करते थे और ऑल एंड ऑल क्लास 11th और 12th मिलाकर टोटल 11 चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। तो आप देखिए 19 चैप्टर्स तो आपके पास अभी भी बचते हैं, है ना, यानी कि सिलेबस का एक मेजर पोर्शन आपके पास है ही। और जितने चैप्टर्स को सिलेबस से रिमूव किया गया है वापस मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ कि उनमें से कोई भी चैप्टर फाउंडेशन यूनिट का पार्ट नहीं है। तो अभी के लिए हमारे नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए द करेक्ट अप्रोच इज कि यार जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस का पार्ट है दे शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि पहले आप उनको कवर कीजिए। और आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपके पास ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि नीट 2024 के लिए एग्जैक्ट सिलेबस क्या होने वाला है। तब तक के लिए see them as your priority और इन चैप्टर्स को कवर करिए। और फिर यार अगर बाकी चैप्टर्स भी आ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि वो चैप्टर्स सेपरेट चैप्टर्स हैं, उनको हम आसानी से कवर कर लेंगे, यानी कि वो दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक या रिलेटेड नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, करेक्ट है, तो यार उनको हम बाद में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सिलेबस चेंजेस वाकई किए जाते हैं तो यार एग्जाम पैटर्न पर केमिस्ट्री का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप खुद सोचिए कि पहले हमारे पास 30 चैप्टर्स थे और 30 चैप्टर्स में से 45 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे। क्योंकि यार 30 के 30 चैप्टर्स को आपको इंक्लूड करना है अपने क्वेश्चंस के लिए, तो चांसेस आर कि बहुत सारे टॉपिक से आप बहुत डीप ना जाकर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर जहां अभी आपका सिलेबस का रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो वहां पर आप खुद देखिए कि 30 में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स बचते हैं। तो इसका मतलब है कि 19 चैप्टर से अगर 45 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, इनफैक्ट पूरा स्कोप बनता है कि हर एक चैप्टर से थोड़ा डीप जाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसका मतलब अभी जो आने वाले पेपर्स होंगे अगर वहां पर यार आपका ये सिलेबस पैटर्न फॉलो होता है देन डेफिनेटली ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपका फोकस होना चाहिए। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी या फिर रेशियो भी ज्यादा हो सकता है, जैसे कि अभी हमने नीट 2023 एग्जाम में देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार बहुत ज्यादा पूछा गया। और यहां भी अगर आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई खास चेंजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। इसका क्लियर मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट चेकिंग होती है वैसे क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब कि अच्छी बात है
अगर आपके चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, थोड़ा लोड, थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर कम होगा, बट जितने चैप्टर्स आपके पास होंगे एक नया चैलेंज आपके सामने होगा कि यार उन चैप्टर्स को हमें और बढ़िया से कवर करना है और डीप में जाकर कवर करना है। यानी कि पहली प्रायोरिटी शुड बी द राइट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और उसके बाद जितना ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल होंगे एग्जाम में। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। एट द सेम टाइम सेम सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मेरे आने वाले वीडियोस की हेल्प से आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो पाए। और आप क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पर जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेक श्योर यू आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी सच इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट। दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।